हाय एवरीवन। सो लास्ट के दो वीडियो हमने देखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, आईपीओ क्या होते हैं, कैसे कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और उसके बाद ट्रेडिंग उसके अंदर कैसे होती है। तभी तक हमने जो पढ़ा थियरी था। अब बात करते हैं कि कैसे हम पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ठीक, हम कैसे शेयर खरीद सकते हैं और मतलब एक तरफ से हम स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे करते हैं। देखिए इंडिया के अंदर तो अगर आप हम बोले जर्नी की बात करें हम लोग कि हम अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की, तो इंडिया के अंदर आपको 18 प्लस एज होनी चाहिए आपके, और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आप 18 साल से ऊपर हो और अगर एक पैन कार्ड है तो आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि ट्रेडिंग कैसे करोगे। तो आपको क्या होता है, पहले का आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है किसी ब्रोकर के पास में। ठीक है, तो ब्रोकर कैसे होता है, जैसे कि ग्रो हो गया, आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर है, और जीरोधा है, ठीक है, एंजल वन है, इसके अलावा एम स्टॉक है। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं ब्रोकर हैं, आई पैसा है, इसके अलावा बैंकिंग के भी आते हैं, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ है ना, कोटेक नियो है। तो कई सारे ब्रोकर होते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप चाहो तो ग्रो में देख सकते हो, जियोदा में देख सकते हो। ग्रो में क्या कि स्टार्टिंग ब्रोकरेज लगता है थोड़ा, और जियोदा आई थिंक फ्री है। बट जियोदा इनिशियली आपको 200-300 रुपये देने पड़ते हैं। अब मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली। आप कोई भी एक किसी में भी अपना अकाउंट खुला सकते हो। उसके बाद आप अकाउंट खुलाओगे तो आपको फोटो वेरिफिकेशन, आधार कार्ड, ओटीपी वगैरह आती है, तो आप सबमिट कर सकते हो। आप नेट पे देख सकते हो कैसे खुलवाते हैं। बेसिकली वंस वंस यू विल हैव द डीमैट अकाउंट, एक बार आपका ब्रोकर के साथ अकाउंट आपका खुल गया डीमैट अकाउंट, उसके बाद आप शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे अभी फिलहाल वैसे तो काफ़ी सारे डीमैट अकाउंट है, बट जैसे अभी इस टाइम के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ग्रो है। तो जैसे आप यहाँ पे खोल लोगे तो आपको कई सारी इधर कंपनीज दिखेंगे। आप इधर सर्च कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी, जैसे कि इधर सर्च करना हो एच डी एफ सी बैंक। ठीक है, तो इधर एच डी एफ सी बैंक का शेयर आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि अभी इस शेयर का प्राइस जो है कुछ 1798 रुपये चल रहा है, कहीं कहीं 1800 के आसपास में। ठीक है, ये आज के दिन का इसका शेयर प्राइस का मूवमेंट है कि ये इस प्राइस पे खुला था, यहाँ से फिर नीचे गया, फिर दिन भर ये ऊपर नीचे होता रहा। मतलब कभी 1770, कभी 1780, कभी 1802, 1805, इस रेंज में ऊपर नीचे होता रहा पूरे दिन में। ठीक है, अगर आप यहाँ नीचे क्लिक करोगे तो आपको एक हफ्ते का दिखेगा, या एक साल में करोगे तो आप देखोगे तो ये प्राइस लगातार इधर से ऊपर नीचे होता रहा है। ठीक है, आप देखो, अगर आप यहाँ पे 5 ईयर पे क्लिक करोगे तो आपको 5 साल का दिखेगा। यहाँ पे आपको ऊपर रिटर्न्स भी दिख रहा है। ठीक है, कि ये जो है शेयर 5 साल पहले इस प्राइस पे था और अभी इस प्राइस पे है। तो ये जो रिटर्न है ये 40% का ग्रोथ है करीब करीब। हालांकि ये रिटर्न कम है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से नीचे एक बाई का बटन है, इधर सेल का बटन है। आप बाई करोगे, अभी तो मार्केट खुला नहीं है, बट आप बाई करोगे, फिर आप किस प्राइस पे ऑर्डर खरीदना चाहते हो और कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो आप वहाँ डालोगे, फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस दिखाया आपको। हालांकि मेन चीज़ शेयर खरीदना या बेचना नहीं है। बात यह है कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हज़ारों कंपनीज हैं। ठीक है, जैसे कि इधर एक इंडेक्स होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है ये। निफ्टी 50 इंडेक्स बोलते हैं, जैसे इसके अंदर 50 कंपनी है। तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके ऊपर करीब 5,000 कम सॉरी एन एस सी पे 2,000 कंपनी है, और टोटल हम एन एस सी बी एस सी मिला लें तो करीब 5,000 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किस कंपनी को खरीदें और किस कंपनी को ना खरीदें। कि किसी कंपनी को खरीदते टाइम क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए हमें, ये सबसे मुसीबत की बात होती है। हमें सीखना होता है कि क्या क्या हमें नहीं खरीदना है और क्या क्या खरीदना है। तो एक बार आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। तो हमें अब पता करना है कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में करीब 5,000 कंपनीज हैं। ठीक है, 5,000 कंपनी लिस्टेड हैं। जैसे इंडिया की जो सबसे टॉप कंपनी है, नंबर 1 पे आती है, जिसको हम बोलते हैं रिलायंस। ठीक है, सेकंड पे है आई थिंक टी सी एस है, थर्ड पे एच डी एफ सी बैंक है। ठीक है, फिर इसी तरह कई सारे आई सी आई सी आई बैंक है, कोटक बैंक है ना, इन्फोसिस है, टी सी एस है, विप्रो है, कई सारे टेक महिंद्रा है, कई सारी कंपनीज हैं
डी मार्ट है। तो मतलब ऐसी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो इन 5,000 कंपनी में कई टाइप की कंपनीज होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो एक जो कैटेगरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक तो हम कंपनी के साइज के हिसाब से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है उस हिसाब से। अब एक तरीका है कि हम सेक्टर के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि पेंट सेक्टर हम बोल सकते हैं। पेंट सेक्टर जिसमें पेंट की कंपनी जाती हों, जैसे एशियन पेंट, बर्जर, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, इस टाइप की कंपनी। हाँ, और सेक्टर बोल सकते हैं, सीमेंट की कंपनी बोल सकते हैं हम, इंफ्रा की कंपनी बोल सकते हैं, पाइप की कंपनी बोल सकते हैं, फाइनेंस की बोल सकते हैं, है ना, आईटी का बोल सकते हैं। तो हम सेक्टर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं और हम साइज वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो साइज वाइज कैसे, कि कोई कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे रिलायंस जो है, मैंने आपको बताया था, जो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 लाख करोड़, 20 लाख एंड देन करोड़, ठीक है। वैल्यू हम इसको मार्केट कैप भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका मार्केट वैल्यू जो है 20 लाख करोड़ है, तो ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे साइज शेयर के प्राइजेस घटते बढ़ते रहते हैं, उस तरफ से मार्केट वैल्यू कम होता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो इसको मार्केट कैप भी बोलते हैं। तो जो रिलायंस का मार्केट है वो 20 लाख करोड़ है। इससे जो छोटी कंपनी है टीसीएस, उनका आई थिंक शायद 12 लाख या 13 लाख करोड़ के आसपास में है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, ठीक है, 12 लाख करोड़। फिर एच डी एफ सी बैंक है, इसका भी करीब 12 लाख करोड़ के आसपास में मार्केट शेयर है, मार्केट कैप है, सॉरी, या मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हम इनको ग्रुपिंग कर सकते हैं साइज के हिसाब से, कि जो कंपनी बहुत बड़ी होती हैं, लेट से 50,000 करोड़ के ऊपर, 50,000 करोड़ के ऊपर, मतलब जिन कंपनी को खरीदने के लिए आपको पूरा खरीदना हो तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे या इससे भी ज़्यादा, तब उन्हें हम बोल सकते हैं लार्ज कंपनीज, ठीक है, लार्ज के कंपनी। तो इसी कोई फिक्स डिफिनेशन नहीं है कि इतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर हैं तो हमारे तो 1 करोड़ भी बड़ी बात है, ठीक है। तो बेसिकली हम, लेकिन शेयर मार्केट में भी बोल सकते हैं जो कंपनी 50,000 करोड़ के ऊपर होती हैं, आप उन्हें काइंड ऑफ बोल सकते हो लार्ज कैप कंपनीज हैं, ठीक है। लार्ज कैप कंपनी इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर एक कंपनी जिसका आपने नाम कभी सुना हो, लार्ज कैप कंपनी होती है आमतौर पर। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया आपको, रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, टी सी एस, इन्फोसिस, विप्रो, है ना, डी मार्ट है, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट्स है। तो बहुत सारी कंपनी है जिनको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी क्या होती है, मेच्योर कंपनी होती है, जो यूजुअली 100 साल पुरानी कंपनी होती हैं, या फिर 20 साल पुरानी, 50 साल पुरानी कंपनी। इनका एक मार्केट प्रेजेंस होता है ना, लोग इसको जानते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से लोग काम कर रहे होते हैं, तो इनका बिजनेस काइंड ऑफ स्टेबल होता है। जैसे कोई आज आपको बोले यार कि रिलायंस खत्म हो जाएगा, रिलायंस कंपनी डूब सकती है, तो आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है। और कोई एबीसी कंपनी, कोई छोटी कंपनी है, जैसे कि कुछ टाइम पहले बाइजू नाम का जो कंपनी था, अनअकैडमी था, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टार्टअप टाइप की कंपनी होती है, इनमें आप बोलोगे ये कंपनी डूबने वाली है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये छोटी कंपनीज है। तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, उनका एक हिस्ट्री रहता है। तो वो कंपनी हम बोलते हैं कि इसमें रिस्क जो है ना, रिस्क कम होता है, ठीक है, कम होता है। ये नहीं कि एकदम जीरो होता है, कम होता है। मतलब कि जैसे अगर आपने रिलायंस में लेट से आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, ठीक है, तो हो सकता है कि आज से 10 साल बाद ये आपके 10 लाख 20 लाख हो जाए, ठीक है, या 30 लाख हो जाए, या हो सकता है थोड़ा घट के 8 लाख भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कोई भी निश्चित तरीके से नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट ये इस बात की संभावना बहुत कम है कि आपके जो 10 लाख थे ना वो 2 लाख हो जाए, या जीरो हो जाए, या 5 लाख हो जाए, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल। क्योंकि 10 साल मतलब 1-2 साल के अंदर तो हो सकता है, एक साल के अंदर हो सकता है कि 20% क्रैश आ जाए, 30% क्रैश आ जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर क्रैश आना रहता है। बट जो बड़ी कंपनी होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम की 10 साल 15 साल के पीरियड के अंदर, वो ऐसा नहीं वो कंपनी डूब जाती है। क्योंकि बड़ी कंपनी, बड़ा मैनेजमेंट है, इतने सारे इंप्लॉयज हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कंपनी डूब जाती हैं, इन कंपनी रिस्क कम होता है। जो सेकंड टाइप हम कैटेगरी बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मिड कैप कंपनीज, ठीक है। मिड कैप कंपनीज मतलब जो कंपनी लार्ज कैप से थोड़ी छोटी होती है। रेफरेंस के लिए हम 50,000 करोड़ लेते हैं, 50,000 करोड़ से थोड़ी छोटी कंपनी हो। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल आ सकता है, जैसे अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे एक कंपनी है जुबिलियंट फूड्स, ठीक है। तो जुबिलियंट फूड्स
आपने नाम नहीं सुना हो, बट ये कंपनी डोमिनोज चलाती है इंडिया के अंदर। ठीक है, डोमिनोज है, पोपोएज है। ठीक है, इसके अलावा हॉन्ग्स किचन करके इनका एक ब्रांड है। ठीक है, तो इनके कुछ पॉपुलर फ्रेंचाइजी हैं, ये लोग चलाते हैं इंडिया के अंदर। तो इसका आई थिंक अभी टाइम पे शायद 40,000 करोड़ के आसपास मार्केट मार्केट कैप है, या 35,000 के आसपास। तो ये हम बोल सकते हैं मिड कैप कंपनी है। तो मिड कैप कंपनी के अंदर क्या होता है कि रिस्क थोड़ा कम होता है। सॉरी, मतलब जो लार्ज कैप कंपनी होती है उससे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे रिलायंस के अंदर लेट से 5% रिस्क है, तो इनके अंदर 20% रिस्क होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर होती है एक स्मॉल कैप कंपनीज। इसका एग्जांपल और देना हो, जैसे एस्ट्रल हो सकता है, एक एस्ट्रल लिमिटेड, आपने नाम सुना हो कंपनी का। ठीक है, ये सब मिड कैप कंपनी होती है। पॉली कैब है, पॉली कैब हालांकि अब तो लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, छोटी साइज की कंपनी होती है, मतलब जो लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप नहीं है। या हम बोल सकते हैं कि जो 10,000 करोड़ से, ठीक है, 10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप है जिनका। ठीक है, तो जो भी स्टॉक, जो स्टॉक मार्केट जो 50,000 कंपनीज हैं, सॉरी 5,000 कंपनीज हैं, उनमें से आप बोल सकते हो कि 4500 कंपनी जो है, या 4800 कंपनी, ठीक है 4500 ही पकड़ लेते हैं, 4500 जो कंपनी जो स्मॉल कैप ही हैं। ठीक है, क्योंकि कभी छोटी कंपनी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो छोटी कंपनी होती हैं उनकी नंबर ज़्यादा होती है। इसके एग्जाम्पल में जैसे आप बोल सकते हो, जैसे इंडिगो पेंट्स एक कंपनी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हो आप। ठीक है, जैसे एशियन पेंट्स है, तो एशियन पेंट क्या है, एक लार्ज कैप कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। और नेरोलैक पेंट्स पेंट्स है, तो ये आप मिड कैप बोल सकते हो, है ना। इंडिगो पेंट्स हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे कि प्रिंस पाइप एक कंपनी है, पाइपिंग की कंपनी है। ठीक है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कैंपस है जो जूते बनाती है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये सब छोटी कंपनी होती हैं। तो छोटी कंपनी में क्या होता है ना, कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि लार्ज कैप में 5% रिस्क है, तो मिड कैप में 20% रिस्क है, तो इसके यहाँ 50-60% रिस्क होगा। ठीक है, मतलब ये परसेंटेज मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये कोई नंबर नहीं है, रिस्क कोई नाप नहीं सकता। ठीक है, ये सब अनफॉर्सीन सिचुएशन होते हैं कि यार कोई कंपनी कब गिर जाए, कब खराब न्यूज आ जाए, हम बता नहीं सकते। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हो सकता है कि किस्मत किसी की बहुत खराब हो, तो लार्ज कैप में उसने पैसा लगा और लार्ज कैप भी डूब गया। जैसे कि एक टाइम था, येस बैंक करके कंपनी थी। ठीक, येस बैंक जब उस टाइम पे इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक थी। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी थी, बट ये कंपनी डूब गई, लाइक 90-95% क्रैश हुई कंपनी। एक कंपनी थी सत्यम कंप्यूटर्स करके, काफ़ी पहले। ठीक है, ये निफ्टी का पार्ट हुआ करती थी, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ये भी लार्ज कैप कंपनी थी, बट इसके यहाँ फ्रॉड निकला और ये कंपनी भी आज बर्बाद हो गई। तो ऐसा नहीं कि लार्ज कैप कंपनी नहीं गिरती हैं, लार्ज कैप कंपनी में भी अगर फ्रॉड निकल जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो वो कंपनी भी गिरती हैं। बट हाँ, अगर 100 लार्ज कैप कंपनी है, तो उसमें शायद एक या दो में ऐसा प्रॉब्लम हो। बट स्मॉल कैप कंपनी अगर 100 ऐसी हैं, तो उसमें से करीब 50-60 कंपनी ऐसी थी जो 10 साल बाद आप देखो तो उनका नामो निशान भी नहीं रहता, वो खत्म हो जाती हैं। इसलिए स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग सबसे रिस्की होता है, बट ऑब्वियसली उसमें रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब आप खुद सोचो कि मान लो कोई एक, आप एक दुकान चलाते हो। ठीक है, एक दुकान चला रहे हो, और आप, ठीक है, आप एक दुकान चला रहे हो, आप 10 लाख का प्रॉफिट करते हो एक साल में। ठीक है, अगले साल आपने 20 लाख का प्रॉफिट कर दिया, यानी कि आपने 100% ग्रोथ दिखाई। ठीक है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि आपका बेस छोटा है, आपका अमाउंट कम है, आप परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हो। बट अगर HDFC बैंक की टाइप की कंपनी है, जो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, और प्रॉफिट में 75,000 करोड़ करती है, 25,000 करोड़ आई थिंक ये लोग मतलब टैक्स भरते हैं बिफोर टैक्स, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कहीं 50,000 करोड़ का ये लोग प्रॉफिट करते हैं। तो अब इस कंपनी को मान लो, अगर 100% ग्रो करना है ना, तो अब इसको अपना प्रॉफिट 50,000 करोड़ से बढ़ा के 1 लाख करोड़ करना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ करना पड़ेगा, तब जाके इसका प्रॉफिट डबल होगा या 100% होगा। तो कौन सा ज़्यादा टफ है? टफ सेकेंड केस ज़्यादा है, कि लार्ज कैप कंपनी के अंदर जो कि उनका बेस है ना, जो इनिशियल प्रॉफिट है ना, वो बहुत ज़्यादा है, उसको डबल करना बहुत टफ है। मतलब HDFC बैंक, मतलब उनके 5,000 अगर ब्रांचेस है इंडिया के अंदर, तो उन्हें डबल करना है, तो उन्हें 5,000 ब्रांचेस और खोलनी पड़ेंगी। ठीक है, या फिर एक नेचुरल है कि आपको लोन ज़्यादा देना पड़ेगा, बट ये बहुत टफ काम है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका बिजनेस छोटा है, आप छोटी कंपनी हो, आप छोटे बेस के ऊपर ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हो। तो इसलिए अगर ये कंपनी मान लो लिस्टेड होती है ना,
तो अगर इसका प्राइस 100 रुपये का होता तो इसका शेयर का प्राइस भी 200 रुपये गारंटी के साथ तो नहीं, बट काफ़ी चांस से ऊपर जाता। ठीक है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट के बढ़ने से शेयर प्राइस डायरेक्ट इंपैक्ट होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग रन में अगर कंपनी प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिस्क क्या है कि जो कंपनी 10 लाख का ही प्रॉफिट कर रही है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है ना, इसका हो सकता है 10 लाख से घट के 5 लाख भी हो सकता है। ठीक है, या 2 लाख भी हो सकता है, या कंपनी लॉस भी कर सकती है कि भाई अगले साल में कुछ भी नहीं कमाया, आपके माल बिके ही नहीं, आपका गोडाउन में रखा रखा सड़ गया, तो आप लॉस में चले गए। तो ये भी हो सकता है, छोटी कंपनी है। बट एच बैंक के साथ ऐसा नहीं होगा कि एच 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अगले साल ये घट के लॉस में आ गई। ठीक है, या फिर 20,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 30,000 करोड़ घट गया, 50% प्रॉफिट घट गया। जो लार्ज कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं घटता है, जो अच्छी कंपनी होती है। हालांकि मैं अभी आपको बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लार्ज की कंपनी बहुत सारी बेकार कंपनीज होती हैं जिनके प्रॉफिट घट जाते हैं, यूजली सरकारी बैंक। मतलब अब देखो, जैसे पंजाब नेशनल बैंक देखो तो उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, अगले साल 2,000 करोड़ का लॉस कर दिया। तो लार्ज की कंपनी में कई सारी वैरायटी होती हैं, और हम वक्त के साथ सीखेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो ये जो अभी मैंने बताया आपको, ये आपका होता है कंपनी का कैटेगराइजेशन, कि आपने उसको स्मॉल, मिड और लार्ज के हिसाब से डिसाइड किया। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको लार्ज कैप के साथ जाना चाहिए। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी के साथ में। अब लार्ज कैप से प्रॉफिट कम होगा आपको, बट आपका रिस्क मिनिमाइज जाएगा। आपको शुरू शुरू में आप हैंडल कर सकते हो उतना स्ट्रेस, कि आपने किसी कंपनी में पैसा डाला, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो ठीक है, आप झेल सकते हो। बट अगर आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, 50,000 डाल दिया और कंपनी 40% गिर गई, तो आपको 20,000 का लॉस दिखेगा। तो आप 20,000 लॉस बड़ी बात नहीं होती है, बट बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस का लॉस होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस लॉस, ये सबसे बुरी बात होती है कि कॉन्फिडेंस का लॉस हो जाना। क्योंकि होता क्या है कि एक बार आप कॉन्फिडेंस लॉस कर जाते हो ना, तो आपको लगता है ये तो बहुत बुरी चीज़ है, मैंने 50,000 रुपये डाले, मुझे 20,000 का लॉस हो गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस का लॉस होता है वो सबसे बुरी बात होती है, क्योंकि अब ये आपको आने वाले टाइम में आपको रोक देगी। अब आप स्टॉक मार्केट अब बंद ही कर दोगे, अब तो करना ही नहीं है। जबकि आप स्टॉक मार्केट असली जो जब कैपिटल बड़ा हो जाएगा आगे चल के, तो अगर शुरू में हार जाओगे तो दिक्कत है। इसलिए स्टार्टिंग के लिए लार्ज कंपनी के साथ रहिए, ताकि आप कुछ प्रॉफिट एटलीस्ट बनाओ। ठीक है, या फिर अगर लॉस भी कर रहे हो तो लॉस कम रहे, क्योंकि लॉस तो इनविटेबल है, शुरू शुरू में लॉस होगा ही होगा। आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, कोई दिन तो 90 हो जाएगा, हो सकता है 110 भी हो जाए। बट यूजली क्या होता है कि गिरता है यार शेयर मार्केट, कभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया अभी, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये, बट हाँ, ऐसा नहीं कि 100 का 40 हो जाए, जो कि स्मॉल कंपनी होता है। मतलब जैसे मैंने को ये कंपनी दिया इंडिगो पेंट्स, ये अभी 60-70% डाउन है, प्रिंस प्राइस 60% डाउन है। तो इस साइड कंपनी 50-60% गिरना आम बात होती है स्मॉल कैप कंपनी में। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, इसलिए आपको लार्ज कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या टूल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, टूल क्या क्या हमें यूज़ करना होता है कंपनी को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, और अभी मैंने आपको दिखाया कि कंपनी जो है सेक्टर वाइज कैसे होती है, हम इसका सॉरी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कितनी साइज से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेक्टर वाइज कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, और हम कौन कौन सी टूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए। और पहला हम कौन सा शेयर खरीदें, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो। थैंक यू।